नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में फिर एक बार आज उठाएंगे महाकुंभ का मुद्दा, क्योंकि महाकुंभ अपने आखिरी चरण पर है। आज पूर्व संध्या और कल महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के बाद महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। महाकुंभ में जो आंकड़ा आया है वो कह रहा है कि करीबन 68 करोड़ लोगों ने अब तक संगम में डुबकी लगा ली है और कल जब आखिरी दिन होगा तो ये आंकड़ा करीब 70 करोड़ को पार कर जाएगा। महाकुंभ देश में होते रहे हैं और 4 अलग-अलग जगहों पर होते रहे हैं, लेकिन ये जो महाकुंभ है उसे बहुत बड़ा स्वरूप दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को बुलाया कि आइए महाकुंभ में संगम में स्नान कीजिए और आस्था के साथ इस पूरे पर्व को जोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद कई दुर्घटनाएं भी हुई, अव्यवस्थाओं की भी खबरें सामने आई, लेकिन उसी बीच उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ और उत्तर प्रदेश की सियासत जो कहीं ना कहीं केंद्र की सियासत तय करती है उसे कितना फायदा हुआ, योगी आदित्यनाथ का कद कितना मजबूत हुआ, ये सारी बातों पर आज चर्चा होगी। और महाकुंभ जब समाप्त हो रहा है तब आस्था के साथ साथ जो महाकुंभ से जुड़ी सारी बातें और तस्वीरें हैं उसे आज फिर एक बार याद कर लेते हैं। ये जो पर्व है अब समाप्त होने जा रहा है। आज इस चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से चैतन्य महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ सोशल वर्कर के रूप में रुझान खंभादा जुड़ी है। रुझान जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। जी, चलिए सबसे पहले चैतन्य महाराज की ओर रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार आस्था के इस महापर्व को जिसे इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में। और मेरे मन में जो सवाल है उसके बाद मैं लूंगी, लेकिन क्या मानते हैं सर, ये जो सैलाब आया, देश को एक किया गया और सनातन संस्कृति के नाम पर करोड़ों लोगों को एकत्रित कर संगम में डुबकी लगवाई गई। देखिए, कुंभ का जो मेला है वो प्राचीन है, प्राचीन परंपरा है। वो हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे तब भी कुंभ का मेला लगता था और श्रद्धालु उस समय भी कुंभ के मेले में शाही स्नान के समय लोग ज्यादा जाते थे और दिनों के अंदर थोड़ा कम लोग जाते थे। लेकिन एक हिंदू समाज की आस्था कुंभ के मेले से रही है, क्योंकि ये मेला हम लोग सब जानते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था और उनमें से जो अमृत प्राप्त हुआ था, उनमें से अमृत की जो 4 बूंदें थी वो 4 जगह पे थी। इनमें से एक जगह है वो प्रयागराज है और प्रयागराज महान तीर्थ है, त्रिवेणी संगम है वहाँ। वैसे भी कुंभ के बिना भी प्रयागराज में स्नान करना एक सौभाग्य हिंदू समाज अपना मानता है। तो ये स्वाभाविक है कि ये जो कुंभ हुआ, और इस बार का कुंभ की ज़्यादा अहमियत इसलिए थी कि जो बताया गया कि 144 साल में ये पहली बार कुंभ आया है, अब आएगा 144 साल के बाद। तो लोगों ने सोचा कि 144 साल किसने देखे, हम तो जिएंगे या नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा ऐसा लगता है। तो जनता ने तय कर लिया, कुछ भी हो जाए हमें इस महाकुंभ में जाना है और अपने आप को सौभाग्य समझ के वहाँ स्नान करना है। 144 साल बाद ये महापर्व आएगा, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया और उसी की वजह से करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे। हमारे साथ ज्योतिर्नाथ महाराज भी जुड़ गए हैं। ज्योतिर्नाथ महाराज से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे, फिर रुझान मैम के पास चलेंगे और फिर जो सवाल है, जो चर्चा हम करने जा रहे हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। ज्योतिर्नाथ महाराज जी, जब महाकुंभ शुरू हुआ था तब भी हमने एक चर्चा की थी और अब आखिरी चरण में है, समाप्ति के किनारे पर है। कल महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान और महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पर, जो पूरी कहानी महाकुंभ के साथ गड़ी हुई है, क्या मानेंगे, क्या कहते हैं आप इस पर? देखो, ये महाकुंभ का पर्व है और ये पर्वों में ऐसे भी आस्था होती है। हर 12 साढ़े 12 साल में हमने ये देखा है और हर वक्त हम ये हमारे लिए हमारे जीवन में समझ जब तक संन्यास ग्रहण किया तब तीसरा कुंभ है कि ये महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं। बात यहाँ आती है कि जिस तरह चर्चा का विषय होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है, इस समाज के अंदर लोगों को अब जो हमारे चैतन्य समूह महाराज जी ने बताया कि 144 साल वाली बात प्रोजेक्ट की गई और प्रोजेक्ट करने की वजह से लोगों के अंदर एक चीज आ गई, क्या वो 144 साल बाद नहीं रहने वाले हैं, कभी ये समय है तो हम भाग ले लेंगे और लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया।
हकीकत में खामियाजा आपने शुरू से अंत तक की बात बताई, तो खामियाजा ये हुआ कि जो प्रयागराज है बहुत छोटा सिटी और जी। छोटा सिटी होने के कारण और इसका आउटलेट इनलेट 2-3 ही है, तो वो क्या हो गया कि पूरा चक्कर जाम हो गया और ये हालत हुई। मैंने वहां से लोगों की बात की है प्रत्यक्ष तौर पे, तो जी। 40-45 दिन से बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सबसे बिल्कुल। पहली दिक्कत है। और वहां की जो परिस्थिति हुई, वहां के प्रशासन से बात करी, तो प्रशासन ने भी मुझे वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने, कलेक्टर ने, पुलिस कमिश्नर ने ये बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रोज के 55 टन से ज्यादा कचरा जी। कचरा महाकुंभ में आता है, हमको कलेक्ट करना पड़ता है, उसका निकाल करना पड़ता है। मगर वो देखो, मैंने फिर बता रहा हूँ, प्रयाग छोटी सिटी है, तो उसको डंपिंग कहाँ करना, ये भी इन लोगों के लिए बड़ा मत्थे जी। दुखावा जैसा हो गया है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात थी। खैर, कैसे भी करो, और सबसे बड़ी बात ये बता सकता हूँ कि संतों ने बहुत अच्छी तरह से संभाला। संतों ने अपनी तरफ से अपने भंडार खोल दिए, लोगों को आए हुए लोगों को भूखा न सोना पड़े, इसकी व्यवस्था की गई। सबको हम्म। रख नहीं सकते हैं, मानते हैं हम, मगर खिलाया तो सबको है, भंडारे जी। सबने चलाया है, ये बहुत जी, बड़ी बात। जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की, अखाड़ों ने, साधु संतों ने भी व्यवस्था की और महाकुंभ अभी बहुत वक्त से चल रहा है और अब कल समाप्त हो रहा है। रुझान जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रुझान जी, क्या मानती हैं आप? देश में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ जिसमें करोड़ों लोग एक साथ शरीक हुए और संगम में डुबकी लगाना ही अभी फिलहाल ऐसा हो गया कि तभी आप सच्चे सनातनी हैं अगर आपने वहां डुबकी लगाते हुए वो तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तो क्या मानती हैं मैम आप? मैम, सबसे पहले तो ये जानते जो लास्ट स्टेटमेंट से मैं चालू करूंगी कि यूपी के जेल के जो वो क्या कहते हैं कैदियों ने भी अभी तो उनको भी खास पानी भिजवाया गया कि भाई आप भी भले वहां जाके डुबकी नहीं मार सको, आप भी खुद गंगा स्नान कर सकते हो वहां जाके। ये एक एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैडम आज की तारीख में थैंक्स टू सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट तो ठीक है अपनी जगह सही थी, कोई डाउट ही नहीं है। जो वो फीलिंग था कि भाई 12 साल या 144 ईयर्स का एक सेज दे, तो हर किसी को लगे कि भाई मेरे को जाना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। मुझे नहीं लगता कि खाली हिंदू लोग गए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन कई दूसरे लोग भी गए हैं फॉर द बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड वी ऑल बिलीव, हमारे सारे रिलीजन हम भाई क्या कहते हैं कोशिश करते हैं कि भेदभाव बिना जिए। तो ऑब्वियसली लोगों को एक बार मेरे को भी इच्छा थी कि मैं भी जाके आऊँ, फॉर वॉट एवर रीजन मैं नहीं जा पाई, वो अलग स्टोरी है। तो कहने का पर्पज एक तो ये, दूसरा पर्पज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि बेटा कोविड के बाद हमारी जो टूरिज्म है वो बढ़ गई है। अब आंकड़े निकालोगे तो हमारी जो टूरिज्म है वो उसको कहते हैं रिवेंज टूरिज्म के लोग सोच समझते हैं कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, बेटर है कि भाई घूम लो फिर लो, घूम लो फिर लो। ये दूसरी रीजन है। और तीसरी रीजन जो हमारे में कुछ साल से हमको हमको ज्यादातर वो क्या कहते हैं वो रिलीजियस वो आ गया है कि भाई देश के लिए करना है, धर्म के लिए करना है, ऑल दैट थिंग्स। तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। जब हम सारे फैक्टर्स मिला लेंगे तब ही हम ये 70 करोड़ जो आप बोल रहे हो, 70 करोड़ लोगों ने डुबकी मारी आता है, वॉट एवर, आई मीन डुबकी मारी इज सिंपल वे टू से। तो कहने का मतलब है कि 70 करोड़ यानी मैडम अपना इंडिया का आधा से भी थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन भी होता है, यानी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अगर ये जो आंकड़े आ रहे हैं, तो आई एम वेरी इन एक तरीके से मैं हैप्पी हूँ क्योंकि एक जो हमने कहा ना टेम्पल टूरिज्म, अदर देन टूरिज्म, एक टेम्पल टूरिज्म, उसकी इकोनॉमी, उसके पूरे हम लोग केस पेपर स्टडी कर रहे हैं कि इंडिया में टेम्पल टूरिज्म बढ़ गई है। यहाँ लो, साउथ साइड लो, लोगों को भी अपने पूरे जो सर ने बताया हमारे प्राचीन टेम्पल्स लो, हमारी जो प्राचीन आस्था है उससे हम लोग अब ज्यादा थोड़े, आई मीन आफ्टर कोविड थोड़ा ज्यादा वलन रहा है, थोड़ा झुकाव रहा है। तो मैडम ये इतना अभी स्टार्टिंग में इतना कहूंगी, नेक्स्ट में मैं और ज्यादा डिटेल करूंगी जी। जी बिल्कुल। देश को हम राष्ट्र प्रेम की ओर ले जाते अब हम धर्म की ओर ले जा रहे हैं, अपने अपने धर्म को प्यार करना हम देश के नागरिकों को सिखा रहे हैं। तो ये एक देश के लिए चिंता का विषय जरूर हो सकता है कि राष्ट्र को एक करने में कहीं ना कहीं अब धर्म का सहारा हमें लेना पड़ रहा है। चैतन्य शंभू महाराज हमारे साथ है। सर, इसमें मैं थोड़े से और एस्पेक्ट जोड़ना चाहती हूँ। एक तो उत्तर प्रदेश की सियासत जो हमेशा ही केंद्र की राजनीति तय करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन, जिन्हें कहा जाता है कि हो सकता है कि वो भविष्य के प्राइम मिनिस्टर हो, क्या उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी जो
कहीं न कहीं नाराज़गी हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नाराज़गी सामने आती रही है या प्रधानमंत्री मोदी उन्हें पसंद ना करते रहे हों, अमित शाह उन्हें पसंद ना करते रहे हों। ऐसे में कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने की थोड़ी बहुत कोशिशें भी उत्तर प्रदेश में हमने देखी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ से कहीं न कहीं अपनी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत कर ली है और आने वाले कुछ सालों तक शायद उत्तर प्रदेश से उन्हें कोई हिला नहीं सकता। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बताई गई बात है, ऐसा कुछ हुँ, है नहीं कि योगी जी हुँ, को नापसंद मोदी कर रहे हैं, अमित जी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है हुँ, नहीं। ये बनाई हुई बातें हैं। योगी जी अपने काम से जाने जाते हैं। वो पहली हुँ, बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं कैसा शासन करता हूँ। अब कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो प्रजा हुँ। में लोकप्रिय होना चाहिए, प्रजा उसको स्वीकार करनी चाहिए और हुँ। आज यूपी की जो जनता है, वो योगी जी को स्वीकार करती है। कौन कल यूपी की प्रधान जनता तो स्वीकार करती है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कोई भी नेता को बहुत बड़ा बनने देना पसंद नहीं करती है। ये भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी की नहीं, 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 खुद नहीं, ही नहीं, 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 लेकिन ये नहीं, बताई हुई बातें नहीं है। ये आपका इतिहास रहा है कि जब भी कोई बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो उसे कहीं न कहीं सिरे से काट दिया जाता है। योगी नहीं, आदित्यनाथ नहीं, ऐसा इसीलिए ऐसा 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 कुछ नहीं है। बड़ा व्यक्ति हुँ, अपने सिद्धांत से बनता है, अपने काम से बनता है, अपने कर्म से हुँ, बनता है, अपनी ताकत से बनता है। भारतीय हुँ, जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेकर बूथ के कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। वो भारतीय हुँ, जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। कोई ऐसी हुँ, पार्टी नहीं, एक विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। कोई परिवार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। जो भी हुँ, लोग बताते हैं कि ये आगे बढ़ जाएँगे, इनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ हुँ, नहीं होता है। योगी जी के प्रति कल भी सम्मान था, आज भी हुँ। सम्मान है और कल भी सम्मान रहेगा। चलिए, सम्मान तो रहेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उसके बिना देश की राजनीति नहीं चल पाती। ज्योतिर्नाथ महाराज के पास चलती हूँ। सर ये जो महाकुंभ के पीछे की जो सियासत खेली गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्होंने ये जो आंकड़े आए हैं, 3 लाख करोड़ खर्च किए हैं और उनको फ़ायदा करीबन 1500 करोड़ का हुआ। क्या कहेंगे? सियासत की बात तो ऐसी है कि अगर खोट देखनी है तो हर एक जगह पे खोट दिखाई देती है। हुँ, और जब तक सियासती बात होती है तो वो तो देखो हमारे यहाँ एक रिवाज हो गया है कि हुँ, कुछ पानी नीचे जमीन पे आएगा तो भी बता देंगे कि अरे यार ये तो गलत जगह पे पानी डाला। सही जगह हुँ, पे डालोगे तो भी बोलते हो कि बुद्धि नहीं है, इस तरह डालना नहीं था, इस तरह डालना है। जिसको कसूर ही निकालना है वो कैसे भी निकालेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्मी जो बिखरे हुए थे वो हुँ, एक हो गए। हुँ, और वो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने एक प्रश्न बात बोली थी कि अब हमको नेशनलिटी के लिए अब हुँ, धर्म का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं हुँ, होता है। जब हुँ, तक हमारे में धर्म में एकता नहीं होती है ना तब तक नेशन मजबूत नहीं होता है। क्योंकि हम हुँ, बिखरे हुए हैं। हर एक की हुँ, डेफिनेशन अलग हो जाती है। हाँ, और हमारे समाज के अंदर जब तक एकता बढ़ाने का चाहे जरिया ज्ञाति ले लो, कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है तो धर्म ले लो, तो हम हुँ, हमेशा संत लोग बोलते हैं और हुँ, जितने सन्यासी हैं उन लोगों की पूरी एक सिस्टम है कि पहले राष्ट्र, बाद में धर्म, बाद में सब कुछ। तो जी। पहले राष्ट्र की बात करते हैं। आपको हुँ, शायद जान के ताज्जुब होगी, ज़्यादातर सब के सब हमारे संप्रदायों के आश्रमों में, हमारे मठों में, हमारे हुँ, यहाँ हर जगह पे अ, 15 अगस्त, 26 जनवरी के सिवा भी हुँ, ध्वजारोहण होता है और लोग हुँ, ध्वज वंदन करते हैं। एक जी। अलग प्रक्रिया हम करते हैं और हुँ, वो हम लोग राष्ट्र भावना लोगों के अंदर घुट-घुट के डालते हैं। हम ऐसा हुँ, नहीं बोलते कि आप सनातनी हो तो आप बिखर के चलो। हम हुँ। बोलते हैं सबको साथ में लेके चलो। नहीं सर्वे बिखरे थे संतो तो बिखर निरामया। के चलो मुझे थोड़ा-सा समझाइए, बिखरे हुए थे मतलब कैसे बिखरे हुए थे? मैं तो अपने आस-पास देखती हूँ तो आपके भी बहुत सारे मुस्लिम मित्र होंगे, सिख मित्र होंगे, पारसी मित्र होंगे, रुझान जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। तो हम हमारे यहाँ तो बिखरा हुआ क्या? मुझे थोड़ा-सा डिफाइन करके बताइए कि बिखरे हुए हम कैसे हैं? आप भी ये कहेंगे कि नहीं बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु हमारे तो मित्र हैं, तो हम बिखरे हुए कहाँ से किस डेफिनिशन में प्लीज़ बताइए, मुझे थोड़ा समझाइए? हाँ, हाँ, अब बात महत्व की बहुत बड़ी बात पूछी है आपने। जी।
रुचान जी हमारे भी मित्र है, बहुत अच्छी मित्र है, हम तो साथ में प्रवास करते हैं, यहाँ तक की मित्र है। देखो बात यहाँ आती है, बिखरे हुए का मतलब होता है हमारे यहाँ संप्रदायवाद बहुत बढ़ गया था, और संप्रदायवादी ये संप्रदाय वाले, ये संप्रदाय वाले, ये अपने गुट में जीते। बिखरे हुए का मतलब ये होता है कि ये एक फलक पे, देश के लिए एक फलक पे, धर्म के लिए जब आ जाते हैं तब वहां एकता दिखती है, और वो एकता की जरूरत है जी सर, एक माफ फलक पे कीजिएगा आने। टोक रही हूँ सर, माफ कीजिएगा टोक रही हूँ। बिखरे हुए मतलब हम वैष्णव में, हम स्वामीनारायण में बटे हुए हैं, हम पटेलों में बटे हुए, इस ऐसे बिखरे हुए हैं हम, कि धर्म में बिखरे हुए हैं? नहीं 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 नहीं, वो धर्म में नहीं, संप्रदायों में बिखरे हुए थे। सनातन धर्म की जो पूरी परंपरा है वो संप्रदायों में बिखरी हुई है। हर एक अपने यहाँ करीबन हम जब शुरुआत हुई युगों की, तब 100 संप्रदाय थे, अभी इतना बिखर गया था कि 200 से ज्यादा संप्रदाय हो गए। हर एक ने अपनी दुकान खोलना चालू कर दिया। दुकान शब्द यूज करता हूँ, समझ लेना। सच्चे संप्रदायों को छोड़कर नई नई दुकानें चालू हो गई, जिसमें आपने एक का तो नाम दिया था अभी, स्वामीनारायण वाले। तो इन लोगों ने पूरी राष्ट्र की भावना को कहीं पर अपनी सीमितता में ला दी, तरोड़ मरोड़ के रख दी, इसके लिए बिखर गए थे। वो सब टूट के ये एकता में आ गए। अच्छा, चलिए महाकुंभ के बाद अब सारे संप्रदाय एक होकर चलेंगे, एक मंच पर दिखेंगे, ऐसी हम आस लगा सकते हैं सर? हाँ, चालू हो गया है और हो गया है। हमने अभी उसका मुहिम आपको बहुत थोड़े दिनों में देखने में मिलेगी। चलिए ठीक है, रुझान जी के पास चलती हूँ। रुझान जी, जो बातें हो रही हैं, कितना सरोकार रखते हैं इससे? धर्म में ही संप्रदाय, संप्रदाय में ही स्वामीनारायण के अलग अलग गुट, या मैं सिर्फ स्वामीनारायण की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक संप्रदाय में अगर वैष्णव है, अगर अलग अलग ग्रुप है, तो उसमें भी अलग अलग पेटा ग्रुप भी है। मतलब तो देश अलग ऑलरेडी बटा हुआ है। क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अगर 70 लोग संगम में स्नान कर लेते हैं तो क्या देश एक हो जाएगा? क्या देश की ये जरूरत यही है क्या, कि हम महाकुंभ में डुबकी लगाए, अपने पाप धो ले और भारत देश के भी सारा सब कुछ सुखी और समृद्ध कर दें? मैडम मुझे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी, लेकिन ये जो मैम, ये हम थोड़ा सबकी आस्था की बात है, किसी की नहीं है। हम दोस्त लोगों के साथ बात करते हैं तो जो मैं आज बात कर रही हूँ, मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। नहीं, जो मेरे मन में मैं जो बोल सवाल रही आ रहे सुनिए हैं, मैम, मैं जो बोल रही सुनिए, इसलिए मैं यही समझा रही हूँ कि मुझे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी। लेकिन ये जो 70 करोड़ लोगों ने डुबकी मारी है, तो अब तो एकदम वो पवित्र पाक हो जाएंगे। तो क्या वो लोग कमिट करते हैं कि लेट अस से एग्जांपल, अपने देश की बात करूंगी, इनकम टैक्स चोरी नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं लेंगे, फलाना, ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमारा धर्म क्या सिखाता है? जैसे मेरा धर्म सिखाता है सच बोलो, क्या कहते हैं, जैसे कि हुम्मत तोकत हौरस्त, गुड डीड्स करो, गुड वर्ड्स करो, ये हमारा धर्म सिखाता है, राइट? सबके धर्म अपने से यही सिखाता है, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, गुड एक्शन, ये सबके धर्म से ही है। कुछ अलग वर्ड यूज होता है, कुछ अलग वर्ड यूज होता है, ठीक है? तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना मैडम कि अगर जैसे जो हमारे स्वामी जी बता रहे हैं वो थोड़ा अलग मीन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने जब आपने उनको पकड़ लिया तो उन्होंने उसको टर्न कर दिया। क्योंकि आज की तारीख में मैडम, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि मैं सेक्युलर हूँ, हमारा देश सेक्युलर है, इसलिए मैंने ये वर्ड किया कि आज की तारीख में देखो तो उल्टा ये प्रॉब्लम बढ़ गया है, अंदर अंदर की लड़ाई, जो समाज की लड़ाई है। क्योंकि हम देखते हैं आज नहीं, अरे अभी जब हर पॉलिटिकल इलेक्शन में आप देखना, ये मेरा समाज, ये मेरे समाज का, इसको वोट, अरे इसको टिकट दो, उसको टिकट दो। अगर आप में वही प्रेम प्यार भावना संगठन सब कुछ वही है तो क्यों बोलते कि मेरे समाज को टिकट दो? और अगर पॉलिटिकल, हमारे तो पॉलिटिकल सर भी बैठे, तो सर क्यों हम लोग पॉलिटिकल जो कहते हैं ना, हम लोग को सोशल इंजीनियरिंग करते हैं कि किस तरह की, किसको टिकट चाहिए देनी है, तो उस पर्टिकुलर समाज के लोगों को ज्यादा चांसेस है कि वो विन कर पाएगा। सो सो लेट अस नॉट, ये सत्य नहीं है। ये सत्य है कि अभी हम लोग वो जो जुड़ने वाली बात है वो ऐसा कुछ जुड़े नहीं है। हाँ, भले धर्म के नाम पे, देश के नाम पे जो हमें पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट करती है। द रीजन वाई यूजिंग द वर्ड एक्सप्लॉइट, क्योंकि जब इनको ये क्या कहते हैं, तो सब समाज की, ना धर्म की, ना सब देश की, ना सब बड़ी बड़ी बातें होगी, लेकिन सत्य में कुछ और है। अभी पॉलिटिक्स में थोड़ा कम जाऊंगी और कमिंग बैक टू, मैं अभी महाकुंभ में आऊंगी। ये बात नक्की है मैडम, कोई डाउट ही नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है। जब 70 करोड़ लोग जाएंगे, तो लेट अस से एग्जांपल, जैसे हमारा वाइब्रेंट गुजरात भी होता है, या कहीं भी, अभी तो कहीं कोई भी स्टेट वाइब्रेंट गुजरात होता है, तो एयर ट्रैफिक बढ़ती है, टैक्सी वाला बढ़ता है, खाना होटल बढ़ती है, सबका इकोनॉमी तो ग्रो करती ही करती है। कोई अपने रीच से आएगा, कोई अपने रीच से आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है
इकोनॉमी ग्रो करने के बाद जो पैसे है वो करप्शन में जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं उसमें, क्योंकि हमारे वाइब्रेंट में जैसे कि एग्जाम्पल दो, वाइब्रेंट हमारा बहुत बड़ा होता है, सबको पता है वाइब्रेंट यूजर क्या है। बाद में पता चला कि जैसे कि लेट्स से 1000 रुपए की गिफ्ट दो लेकिन माल अंदर 500 रुपए का ही हो, वो भी चाइनीज माल हो, जबकि हम तो चाइना के अगेंस्ट है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। या तो ये ऐसे सब कौभांड भी निकले, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो दबाए जाते हैं और मैं और आप धर्म बचाने और सिर्फ देश बचाने के लिए सोचते हैं। तो पॉइंट वो भी यही है मैडम कि अभी ये जो इकोनॉमी ग्रो हुई है 70 करोड़ लोगों का, तो वो पैसा तो रिवॉल्व होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके सामने अगर लेट अस से करप्शन है जो है, लेट अस एक्सेप्ट दैट आल्सो, तो वो प्रॉब्लम है। तीसरी बात मैडम, जो आप कब से बता रहे हो कि यूपी के सीएम की बात कर रहे हो मैडम, अगर 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 उसी क्योंकि कुछ लोग जाके आए तो हम तो पूछे थे क्या हुआ कैसा रहा, यू नो वी आर आई एम वेरी एंथू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न जो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। वो टीवी वाला नहीं है, टीवी वाला नहीं, वो गोडी मीडिया वाला नहीं। तो जब हम वो देखते हैं तो वो लोग सच्चाई ये बताते हैं कि जैसे कि गंदगी के बारे में तो आप किसी एक सर ने बताया अभी कितनी गंदगी है, सब राम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, प्रैक्टिकली सब राम भरोसे है। जैसे कि और हमारे अपने जो आम लोग के लिए चलने की भीड़ भाड़ ये वो गंदगी है वो सब है, हम झूठ लेते हैं क्योंकि भगवान के नाम पे हमें करना है, और वीआईपी लोगों के लिए बड़ा यू नो ऑल दैट। और उसका तो हमने सैटेलाइट इमेजेस भी देखे थे कि एक बाजू यही तट था जो कहते हैं, और वहीं पे एक बाजू ऐसे घाटे जैसी भीड़ थी और एक बाजू 22-25 लोग घूम रहे थे। यानी ये जो व्यवस्था है, लेट अस एक्सेप्ट दैट कि व्यवस्था अभी जो बीच में आग लगी, स्टैम्पेड दिल्ली में, स्टैम्पेड ट्रेन ये वो सब तो छोड़ के भी, क्योंकि मैडम आपको याद दिला दूं कि कोविड की वक्त भी अगर आप तो हमारी ट्रेनें बंद हुई तो हमारे बेचारे गरीब मजदूर चलते चलते 100-200-300-400 के, मेरे से तो 5 किलोमीटर चला नहीं जाता है, 500-500 किलोमीटर चल के बेचारे अपने घर गए हैं। तो मैडम हमारी तो जनता इससे आदी हो गई है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इन पॉलिटिशियंस का बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है कि हमें आदत पड़ गई है, हमें पता है यही लाइफ में चलता रहता है, क्योंकि हम वो ब्रिटिश मेंटालिटी से बैठे ना। हम ये नहीं भूल गए कि मेरा हक है, अगर मैंने टैक्स भरा है तो मेरा हक है कि मुझे सही रास्ते चाहिए, मेरा हक है कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, मेरा हक है कि मुझे शुद्ध पानी, मेरा हक है कि मुझे शुद्ध हवा, ये मेरा हक है, लेकिन मैं भूल गई इसको। इसलिए ये सब चलता रहता है, कभी भगवान के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कुछ ना कुछ चलता रहता है मैडम, और ये सच्चाई है। लेकिन एनीवे जो भी हो, इसलिए आप अगर आज आप यूपी के सीएम की बात करोगे तो मेरे ख्याल से अगर कोई दूसरा सीएम भी आएगा, अभी जो माहौल है तो वो भी इतनी तामझाम करता है, लेकिन सामने ये तो देखो कि कैसी हालत हुई है लोगों की। सिर्फ बोलने से आप और मैं वाह करेंगे तो उससे सच्चाई लोगों तक की है, लेकिन ये भी सत्य है कि लोग अल्टीमेटली अब किस तरह के इलेक्शंस लड़े जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग किस तरह की जाती है, टिकट के बंटवारे किस तरह किया जाता है, समाज को किस तरह तोड़ा जाता है, क्योंकि सर तो बड़ा समाज की बात करें कि समाज को तोड़ तोड़ के वो लोग टिकट और वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। जी मैडम। जी बिल्कुल, तो ये महाकुंभ के पीछे का जो मकसद है वो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार जब अब समाप्त होने जा रहा है और इतने लोगों की गैदरिंग जब सरकार ने कर दी, मुझे लग रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ ही कर सकते थे, जितना भी मैनेज किया है शायद और कोई राज्य इसको इतना बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाता था। लेकिन अगर 10, 15, 20 करोड़ की एक्सपेक्टेशन हो और वहां 70, 50, 70 करोड़ पहुंच जाए तो अव्यवस्था तो होनी थी और हुई है, बहुत सारी अव्यवस्था हुई है। इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा इकोनॉमी वहां बढ़ी, लेकिन जो कहानियां सामने आई वो भी यही थी कि वहां के लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहां के बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, वहां के लोगों की दुकानों में सामान ही नहीं है तो बेचेंगे क्या। तो ये इकोनॉमी का फायदा आखिर हुआ किसको है। अगर कहा जा रहा है कि 3 लाख करोड़ के बदले 1500 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो ये कमाए किससे है। आम आदमी तो ये कह रहा है कि हमारे घर में सामान नहीं है। अगर किसी होटले का 5000 रुपए किराया लिया जा रहा है तो एक नागरिक के जेब से दूसरे नागरिक की जेब में जा रहा है, तो वहां रुझान में हमने जो कहा करप्शन, उस पर भी एक सवाल उठता है। मैं चैतन्य महाराज के पास वापस चलूंगी। सर, इस तरीके की इतने बड़े आयोजन से अल्टीमेटली देश को क्या फायदा है। हम धर्म को एक तरफ रखें कि चलिए हमारे आसपास मंदिर है, हम रोज जाते हैं, उससे हमें कोई बहुत बड़ा फायदा या नुकसान नहीं होता है, हमें एक सुकून मिलता है, हम जाते हैं। यहाँ जाने वालों को भी बहुत सुकून मिला है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत अलौकिक एक एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मत जाइएगा, वहां हजारों किलोमीटर चलना पड़ रहा है, वहां वाहन नहीं है, वहां खाने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है। तो सर, ये जो हम पूरा इतना बड़ा हजारों करोड़ का देश में एक आयोजन करते हैं, उसके पीछे क्या मकसद, क्या साकार हुआ है। जब अब आज समाप्ति के पूर्व संध्या पर हम बैठे हैं, क्या मकसद जो था, जो लेकर चली थी भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ, वो साकार हुआ है। देखिए, ये देश के फायदे या नुकसान की बात नहीं है। यहाँ जब हम गुलाम थे तब भी ये आयोजन तो होता था।
ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी शासन में तो उनकी जिम्मेदारी होती है व्यवस्था करने की, और जितना हो सके इतना व्यवस्था करने का प्रयास योगी जी की सरकार ने किया है, केंद्र ने उनको सपोर्ट दिया है। तो ये फायदे नुकसान की बात नहीं है, आस्था की बात होती है। यहाँ लोग आस्था के साथ जाते हैं, वहां डुबकी लगाते हैं। जो इकोनॉमी बढ़ रही है वो तो स्वाभाविक है कि 40 करोड़ का अंदाजा था और आज आपने कहा 70 करोड़ पर पहुंच गए, तो लगभग करीबन दुगना हो गया है। तो जो जनता की भीड़ उमटी, और ऐसा नहीं हजारों किलोमीटर चलना पड़ता, ऐसा नहीं था। मैं खुद गया था, मैंने 29 तारीख का मौनी अमावस्या का स्नान किया था। वहां एयरपोर्ट से अगर आप रेलवे से जाते हैं तो 10-12 किलोमीटर चलना पड़ता था। वो तो आज से 12 साल पहले भी लोग गए थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि हम पिछले साल भी आए थे, तब भी इतना हम चले थे, ऐसा नहीं है कि आज हम चल रहे हैं। तो ये तो आस्था का विषय है, इसमें फायदा नुकसान नहीं होता है, फायदा नुकसान नहीं होता है। ये देश में ये दिव्य परंपरा, मैंने बोला ना, आज की नहीं, हजारों साल पुरानी परंपरा है। ठीक है, चलिए ज्योतिर्नाथ महाराज जी, मुझे ये बताइए कि अब अगला कुंभ आएगा वो कहाँ होगा और कितने साल बाद होगा, और वो कौन सा कुंभ होगा? ये पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है, ये महाकुंभ कहा जा रहा है। तो आने वाला जो कुंभ होगा वो कहाँ लगेगा और कब लगेगा? लोग जो नहीं 70 करोड़ तो नहा लिए, लेकिन 140 करोड़ में से कुछ लोग जो बाकी रह गए, मुझे लग रहा है आप जरूर जाके आए होंगे। ज्योतिर्नाथ महाराज, आप जाकर आए हैं कि नहीं? मैं तो नहीं जा पाई हूँ, रुझान जी भी नहीं जा पाई हैं। महाराज आप जाकर आए कि नहीं? हम तो जाने वाले थे, पहले जाके आया था, उसके बाद भी आपके साथ डिबेट किया था। हाँ, और इसके बाद मैं गया था भी, दूसरे दिन मैंने बोला कि मैं कल ही जा रहा हूँ, मैं तो बाय रोड जाता हूँ। हमारी 4 गाड़ी एक साथ गई थी, हम लोग जाते हैं हर वक्त। अब की जब कुंभ की बात कर रहे हो तो अब हर 3-3 साल बाद 2 कुंभ लगेंगे। और पहला को एक उज्जैन में लगेगा, दूसरा हरिद्वार लगेगा, इसके बाद एक लगेगा 2 साल बाद, यानी ये 3-3 साल के पीरियड के बाद 2 साल बाद नासिक में लगेगा। ये परंपरा है हमारी। और ये तीनों अर्ध कुंभ होते हैं। बाद में एक कुंभ होता है, वो 12 साल बाद आता है वापिस। ये साइकिल चालू ही रहती है। और दूसरी बात जो करते हैं आप लोग, और हमने देखा है कि रुझान जी ने भी बताया कि हमको एक पवित्रता की बात करते, तो नदी में नहा के आने वाला शायद अंदर गया वो रमेश भाई होगा तो नहा के निकल के मगन भाई नहीं बन जाता है। नाभी अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति बदलता है। हकीकत में बात यहाँ आती है कि यहाँ पे सनातन की एकता की बात है, बहाना कोई भी हो। सनातन की एकता बड़ी है, वो बात मैं बोलता हूँ। बाकी कोई लोग बोले कि पवित्र हो गए, तो वो बात में मैं मानने को तैयार हूँ, कोई पवित्र नहीं होता है। जी बिल्कुल, सनातन की एकता बड़ी है। तो आशा करते हैं कि जब अब देश के लिए लड़ने की बारी आएगी, देश के लिए सवाल उठाने की बारी आएगी, तो देश सनातन, क्योंकि अब एक है हम सब, तो देश सड़कों पर उतरेगा। और जिस तरह से महाकुंभ में सड़कों पर उतरा है, किलोमीटरों तक चला है, ऐसे ही देश के मुद्दों पर भी सड़कों पर उतरेगा। जब हमारे जवान जो दिल्ली में धरने पर बैठते हैं, किसान हमारे कई सालों से बैठे हैं, हमारे जो पहलवान हैं बैठे हैं, उनके लिए भी हर धर्म का व्यक्ति, मुझे लग रहा है इसी तरह से अगर सड़कों पर उतरेगा, तब जाकर देश जो सोने की चिड़िया था, जिसे अब हमने पता नहीं कौन सी चिड़िया बना दिया है, उसे हम फिर से विश्व की तीसरी इकोनॉमी जब बढ़ने की हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एकता, मुझे लग रहा है महाकुंभ वाली जो एकता हमने दिखाई है, वो आगे भी अगर हम कायम रखते हैं तो शायद देश का जरूर उद्धार हो सकेगा। हाँ मैम, कुछ कहना चाह रही रुझान मैम, बताइए। मैम सॉरी टू टेल, पर इससे एकता से कोई लेना देना नहीं है मैडम। कहाँ से एकता आई इसमें? आप लॉजिक बताओ। कुंभ में आदमी क्यों एकता दिखाने के लिए नहीं जाता मैडम? ज्योतिर्नाथ महाराज है, सनातनी अब एक है। अब मुझे नहीं, एकता हम लोग नहीं, एकता इसको कहते हैं कॉमेरेड। ये हम लोग बताते जब जो कैंडल मार्च होती है, तब हम एकता दिखाने के लिए जाते, तब हम हमारी सहमति दिखाने जाते हैं। यहाँ पे तो लोग सीरियसली कुंभ में इसलिए गए थे कि भाई गंगा स्नान लेके वो लोग पवित्र नहीं, ये जो उनकी आस्था है। मुझे बोला आस्था को टेस्ट नहीं देनी है, कोई पॉइंट बनता है कि मैडम ये एकता वाला पॉइंट था ही नहीं, एकता वाला पॉइंट इससे लेना देना नहीं है। और दूसरी बात बोल दूं मैडम, आज की तारीख में लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग कि कुंभ मेला या कुछ भी हो, आदमी आजकल जो टेम्पल टूरिज्म में है उसमें उनको आज इंडिया में बढ़ा है, लोगों की श्रद्धा बढ़ी है। इरिस्पेक्टिव कि अगर सर लोग बोलेंगे कि इससे हमारा देश आगे आएगा, इससे देश आगे नहीं आएगा मैडम। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इंटरनल इकोनॉमी ठीक है, लेकिन
लेकिन ग्रो तो हमारी गवर्नमेंट हो रही है, क्योंकि मैंने कहा ना करप्शन में वापस रिपीट करती हूँ, क्योंकि लोगों ने बताया कि इस तरह लूट यानी एक तो करप्शन था और दूसरा के भाव दाम बढ़ गए थे। तो ये व्यवस्था होती है, अगर इफ यू वांट टू मेक एनीथिंग सक्सेस, तो जैसे कि कोविड में दाम बढ़ जाते थे मैडम, इंजेक्शन के दाम बढ़ जाते थे, तो वो व्यवस्था नहीं की, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर कहते हैं। तो इट वाज अ बिग एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कि आपके यहाँ अगर मान लो 40 करोड़ की आपने तैयारी की है, यानी अगर और इतना अगर आप करोड़ों टैक्स के पेयर्स के पैसे से आप काम कर रहे हो, आप अगर करोड़ों रुपए की पैसे आ रहे हैं, तो ये पैसे गए तो आपको लोगों के पीछे खर्च नहीं चाहिए था, आपको व्यवस्था बढ़ा देनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं है कि व्यवस्था नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, ये नहीं किया मैडम। सो दीस आर द फेलियर, सो लेट अस एक्सेप्ट द फेलियर्स ना। ऐसा बोल रहे कि भाई 40 करोड़, हम तो 40 करोड़ थे और 70 करोड़ चले गए, अरे तो भाई, तो वही तो काम होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारा और आपका तो थोड़ी काम है। वो इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, बजट करोड़ों रुपए का, इतना कमाया है, तो लोगों के पीछे खर्च ना है कि जेब भरनी है मैडम, मेरा ये प्रॉब्लम है। जी मैम। जी ठीक है, महाकुंभ में एकता को कोई लेना देना शायद नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति खुद के लिए गया होगा, खुद की आस्था के साथ गया होगा। उन्हें लगा होगा कि यहाँ संगम में डुबकी लगाने से हो सकता है कि हमारे जो कर्म है शायद अच्छे हो जाए, ये आस्था के साथ गया होगा। अगर एकता होती तो शायद वहां जो बाहर, घर के बाहर के ओटले हैं वो 5-5 हजार रुपए में नहीं बिकते। कहानियां शायद बहुत सारी और भी होगी जो हमारे सामने नहीं आई, लोगों ने एक दूसरे की सहायता की भी होगी, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि ये जो एकता हमने दिखाई है वो देश के हित में हम आगे भी जारी रखें, ताकि देश उत्तर उत्तर प्रगति करे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि भारत देश को विश्व की तीसरी इकोनॉमी हम जल्द से जल्द बना सके, तो इसमें सब भारतवासी मिलकर जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम कुछ अलग एस्पेक्ट आपको दिखाते हैं, कुछ अलग पहलू आपके सामने उजागर करते हैं, क्योंकि जरूरी होता है कि आप हर पहलू से रूबरू हो। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और हमारे चैनल को अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।